Hello everyone, this is Rupesh Kumar and welcome you all in this ITGM 2016 to 5 Electronic and Solid State Physics Solution Series. So today we will discuss some another question from JAM previous year और इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस में से ये जो क्वेश्चन है आई थिंक ITGM 2016 का है या 6 का, कंफर्म मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया। आई थिंक 16 और 6 का है। सो क्वेश्चन है फॉर द ट्रांजिस्टर सर्किट शॉन बिलो एवेलुएट द इमिटर वोल्टेज दैट इज V, द RB एंड RC। दोस्तों ये क्वेश्चन 2006 का ही हमें श्योर हो गया क्योंकि इस तरह के थियोरेटिकल क्वेश्चन 16 में नहीं आते हैं। So RB and RC given IC equal to 1 milliampere, VC collector emitter voltage is 3.8 volt, base emitter voltage is 0.7 volt, VCC is 10 volt. If the approximation that is IC equal to IE। तो कुछ डाटा यहाँ पे दिया है और हमें कुछ निकालना है, जैसे कि हमें RC, RB और VE निकालना है और बहुत कुछ सारा डाटा दिया भी है। आप देख सकते हैं हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। देखिए VCC 10 वोल्ट है, RC RB निकालना है दोनों, और ये VB इस जंक्शन पे जो वोल्टेज है 0.7 है। ये RE दिया हुआ है 1.3 किलो ओम। ये अपने को VC जो है वो अपने को पता नहीं इसके बारे में, भी अपने को निकालना है। एंड ये R1 R2 24 किलो ओम दिया है और ये RB है जिसको हम लोग R1 भी बोलते हैं। इस तरह का सर्किट में उसको निकालना है। IC इक्वल टू I यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सो लेट अप्लाई द KVL इन द कलेक्टर साइड। सो इस कलेक्टर साइड में हम लोग क्या करें, KVL अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इस साइड में हम लोग जैसे कलेक्टर अप्लाई करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे कलेक्टर साइड में, क्या लिखेंगे हम लोग, VCC इज इक्वल टू VC प्लस ICRC प्लस IERE। समझ पा रहे हैं ना। ये VCC यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप हो गया, दूसरा हो गया ICRC, और तीसरा हो गया कि कलेक्टर और एमिटर के बीच कितना वोल्टेज है जिसको VCE बोलते हैं हम लोग, और ये फिर IERE यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप होगा इस रेसिस्टर के अक्रॉस में। तो VCC इक्वल टू VCE प्लस ICRC प्लस IERE, लेकिन हम लोग चूँकि IE को लगभग IC के बराबर मान सकते हैं तो दोनों से IC कॉमन आ गया, तो यहाँ RC प्लस RE हम डायरेक्ट लिख दिया। समझ पा रहे हैं। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं, RC प्लस RE निकाल रहे हैं। तो RC प्लस RE कितना हो गया, ये VC उठ के इधर आ गया, तो VCC माइनस VC, और ये IC डिवाइड हो गया आके, तो ये डिवाइडेड बाय IC इज इक्वल टू RC प्लस RE। नाउ यू कैन सी हेयर दैट RC इक्वल टू क्या हो जाएगा, VCC माइनस VC बाय IC माइनस RE। इस RE को भी उठा के इधर ले आए। तो VCC देखिए 10 वोल्ट दिया हुआ है, माइनस VC दिया हुआ है 3.8 वोल्ट। कलेक्टर एमिटर वोल्टेज 3.8 है जिसको कलेक्टर वोल्टेज बोलते हैं। IC 1 मिली एम्पियर दिया हुआ है, माइनस RE भी दिया हुआ था 1.3 किलो ओम। इन सब को सॉल्व करने से देखिए RC हमारा आ गया 4.9 किलो ओम। तो एक वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। नाउ अब हमें अगर V2 निकालना है, दैट इज़ द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। हम लोग ये RC निकाल चुके हैं, अब हमें VE और RB निकालना है। हम लोग इस पॉइंट का वोल्टेज निकालना चाह रहे हैं। सबसे पहले इसको V2 मान लेते हैं। तो इस पॉइंट का वोल्टेज जो V2 होगा, यहाँ पे अगर हम लोग किरचॉफ्स पोटेंशियल डिवाइडर मेथड लगाएंगे तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये VCC डिवाइडेड बाय RB प्लस 24 किलो ओम मल्टीप्लाइड बाई 24 किलो ओम, दैट इज VCC बाय R1 प्लस R2 इंटू R2। अगर इसको R1 एज्यूम करें, इसको R2 एज्यूम करें तो आइए देखते हैं हम लोग अब V2 यानी कि पोटेंशियल डिवाइडर से V2 निकाल रहे हैं। VCC बाय RB प्लस 24 किलो ओम इंटू 24 किलो ओम, तो बाय सॉल्विंग इट, और चूँकि V2 का वैल्यू देखिए 2 वोल्ट दिया हुआ है। अब ये 2 वोल्ट कहाँ से लिखा जा रहा है, मैं इसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो देखिए यहाँ से निकाला जा रहा है। हम लोग अगर यहाँ पे अप्लाई करें, अगर यहाँ पे हम लोग एक रूल किरचॉफ्स वोल्टेज रूल अप्लाई करें तो देखिए यहाँ पे ये V2 हो जाएगा, और यहाँ VB मिलेगा एक वोल्टेज, और यहाँ पे IERE हो जाएगा। तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, VB प्लस V यानी कि मीटर वोल्टेज, जिसको IE इंटू RE भी बोल सकते हैं। तो VB 0.7 दिया है, प्लस V को क्या लिख सकते हैं, IERE लिख सकते हैं। तो IE को लगभग IC मानना है क्वेश्चन में, तो ICRE लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि IE अप्रोक्सीमेटली IC के बराबर है। तो 0.7 प्लस IC तो 1 मिली एम्पियर दिया हुआ है, और RE दिया हुआ है 1.3 किलो ओम।
तो ये दोनों को सॉल्व कर लिए तो देखिए 2 वोल्ट आ रहा है। तो इस तरह से ये जो V2 हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं 2 वोल्ट, इस पॉइंट का जो वोल्टेज 2 वोल्ट हम यूज कर रहे हैं उसको यहाँ से यूज कर रहे हैं। सो देखिए V2 की जगह इसलिए हमने 2 वोल्ट लिखा है। बाय सॉल्विंग दिस यू विल गेट RB इज इक्वल टू 96 किलो ओम। इस इक्वेशन को आप तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो RB कितना मिलेगा आपको, 96 किलो ओम मिलेगा। जहाँ पे मैं सिर्फ K लिख रहा हूँ मतलब वो किलो ओम है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, ओम को नहीं लिख रहा हूँ बार बार, ठीक है। तो हमें इस तरह से RC भी मिल गया और RB भी मिल गया। और ये इमीटर वोल्टेज, तो इमीटर वोल्टेज भी तो मिल ही गया है। VE इमीटर वोल्टेज तो यही है ना, जो आई थिंक कि कितना आ रहा है, 1.3 वोल्ट आ रहा है। समझ पा रहे हैं ना। VE कितना होगा, IC इंटू RE होगा, क्योंकि दरअसल VE जो होगा वो IE इंटू RE होगा, IE इंटू RE होगा, लेकिन IE जो है उसको IC लगभग मानना है, तो ये IC हो जाएगा, IC इंटू RE। और IC दिया है 1 मिली एम्पियर और RE दिया है 1.3 किलो। तो ये मिली और किलो कट जाएगा, 1.3 इंटू 1 यानी कि कितना हो जाएगा, 1.3 वोल्ट। तो ये VE कितना हो गया, 1.3 वोल्ट। तो इस तरह से हम लोग RC, RB और V यानी कि मीटर वोल्टेज निकाल चुके हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 16 का है। क्वेश्चन है, a PN junction was formed with a heavily doped 10 to the power 18 per centimeter cube P region and lightly doped 10 to the power 14 centimeter cube per centimeter cube N region, which are correct। तो एक पीएन जंक्शन बनाया गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि पी रीजन जो है वो हैवली डॉप्ड है और जो एन रीजन है वो लाइटली डॉप्ड है। आप पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर विल बी मोर इन द एन साइड ऑफ द जंक्शन, ये करेक्ट होगा दोस्तों। फिर पूछ रहा है ऑप्शन बी में कि द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर विल बी मोर इन द पी साइड इन द जंक्शन, ये गलत होगा, ये सही है। द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर विल बी सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द जंक्शन, ये भी गलत होगा। इफ द पीएन जंक्शन इज रिवर्स वाइज देन द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन इंक्रीजेज, ये भी सही बात है। रिवर्स वाइज में विड्थ जो है इंक्रीज कर जाता है। दोस्तों आइए इसको अच्छा से समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा कि ऐसा क्यों हो रहा है, किधर ज़्यादा होगा विड्थ किधर कम होगा। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक पीएन डायोड मतलब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को यहाँ पे ज्वाइंट किया गया है। मान लीजिए पी टाइप है और ये एन टाइप है। दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, ठीक है, बैटरी जैसे कनेक्ट करते हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये फ्री हॉल्स हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है। तो दोस्तों क्या होगा कि पी टाइप में अभी जो कंसंट्रेशन है वो हमारा ज़्यादा है और पी टाइप का कंसंट्रेशन ज़्यादा है एन टाइप के कंसंट्रेशन से। क्वेश्चन बोला है पी टाइप हैवली डॉप्ड है और एन टाइप लाइटली डॉप्ड है। मतलब इधर जो होंगे मतलब इधर जो होंगे ये दूर दूर पे होंगे, ठीक है ना। इधर जो होंगे ये दूर दूर पे होंगे, काफ़ी फैले हुए होंगे उतना ही रीजन में। वॉल्यूम तो दोनों का सेम है, लेकिन इसमें उतना ही रीजन में बहुत सामने सामने होगा। उतना ही रीजन में क्या होगा, इधर जो पार्टिकल्स होंगे बहुत सामने सामने होंगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना। ओके, तो होगा क्या, जैसे यहाँ पे ये जो लेयर है मतलब ये जो जहाँ पे इनका जॉइंट है उस जॉइंट पे क्या होगा कि इधर के कुछ हॉल्स इधर के कुछ इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइंड कर लेंगे और एक होगा क्या कि इधर चूँकि मान लीजिए इधर से इनको 10 हॉल्स लेना है, तो 10 हॉल हो सके उनको इतना ही रीजन में मिल जाए क्योंकि इधर बहुत हैवली डॉप्ड है। लेकिन इधर से 10 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए हो सके इतना रीजन तक लेना पड़े क्योंकि इधर लाइटली डॉप्ड है तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर में होंगे। समझ पा रहे हैं ना। तो इधर देखिए पी टाइप में जो बैरियर बना वो इतना ही दूर तक बना, इतना ही दूर तक, ठीक है, इतना ही दूर तक ये लाइन है। लेकिन एन टाइप में देखिए आपका एन टाइप में देखिए आपको यहाँ तक आना पड़ा, ये ओरिजिनल लाइन था। समझ पा रहे हैं, ये ओरिजिनल लाइन था और पी टाइप में आपको यहीं तक आना पड़ा और एन टाइप में देखिए यहाँ तक आना पड़ा आपको। समझ पा रहे हैं, क्योंकि जंक्शन पे क्या होगा, जंक्शन पे इधर के भी और इधर के भी दोनों साइड के रिकम्बाइंड करेंगे तो इधर चूंकि हैवली डॉप्ड है तो इधर का 10 हॉल सामने बहुत कम स्पेस में ही उसको अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन इधर लाइटली डॉप्ड है तो हो सके इतना दूर तक खोजना पड़ेगा तब उसको 10 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो पूरा ये एरिया इधर एन टाइप का क्या होगा, बैरियर बनाने में ये हो जाएगा, ठीक है, मतलब पोटेंशियल बैरियर का काम करेगा।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हैवली डॉप्ड रीजन होता है उस साइड में जो विथ होता है पोटेंशियल वेरियर का वो कम होता है, और जो लाइटली डॉप्ड साइड होता है उस साइड में पोटेंशियल वेरियर का जो विथ होता है वो ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है आपको मैंने समझा दिया, क्योंकि जिधर लाइटली डॉप्ड है उधर ज़्यादा स्पेस में उनको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इधर कम स्पेस में ही जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये लॉजिक था कि जो लाइटली डॉप्ड पी साइट है उधर विथ का पोटेंशियल वेरियर का जो रीजन होगा वो स्पेस होगा वो कम होगा, और लाइटली डॉप्ड साइड में ज़्यादा होगा। ठीक है, और दोस्तों रिवर्स वाइज करने से क्या होता है, जैसे आप फॉरवर्ड वाइज का मतलब होता है कि आप पी टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रहे हैं और एन टर्मिनल को नेगेटिव से, लेकिन आप रिवर्स वाइज का मतलब है कि पी टर्मिनल को आप नेगेटिव से जोड़ रहे हैं और इसको पॉजिटिव से जोड़ रहे हैं एन को। तो जैसे आप पी टर्मिनल को नेगेटिव से जोड़ेंगे तो ये जो हॉल्स है दोस्तों, ये जो हॉल्स हैं और इधर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक दूसरे को फिर से ये क्या करने लगेंगे, अट्रैक्ट होकर इस सर्किट में इधर आएंगे, नहीं रिपेल होकर इस बाउंड्री की तरफ जाने लगेंगे। तो फाइनली क्या होगा, धीरे 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 ये जो पोटेंशियल विथ है ये इंक्रीज करने लगेगा। ठीक है, तो रिवर्स वाइज में करंट हमेशा जीरो मिलता है, नेग्लिजिबल लगभग टेंड्स टू जीरो मिलता है, और जो विथ है पोटेंशियल वेरियर का वो इंक्रीज कर जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ओके, सो अब यहाँ पे देख सकते हैं द विथ ऑफ द डिप्लेशन लेयर विल बी मोर इन द एन साइड। यह सही होगा क्योंकि एन साइड लाइटली डॉप्ड है। पी साइड में क्या बोल रहा है, द विथ ऑफ द डिप्लेशन लेयर विल बी मोर इन द पी साइड ऑफ द जंक्शन। ये गलत होगा क्योंकि पी साइड हैवली डॉप्ड है तो उधर कम होगा विथ। उसके बाद द विथ ऑफ द डिप्लेशन लेयर विल बी सेम। दोनों साइड सेम नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों साइड कंसनट्रेशन डिफरेंट है। कंसनट्रेशन सेम होता है तो सेम हो जाता है। ठीक है, if the pn junction is reversed wide then the deflection width will increase। yes of course दोनों साइड का डिफ्लेशन विथ जो है इंक्रीज करेगा। ठीक है, और ऑफ कोर्स एन साइड में ज़्यादा इंक्रीज करेगा, पी साइड में कम इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से ये एमएसक्यू क्वेश्चन था, इसका ए और डी सिर्फ सही होगा, बी से गलत होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जैम 2015 का है। जैम 2015 का है दोस्तों। क्वेश्चन है ए डायोड एट रूम टेम्परेचर विथ ए करेंट ऑफ 1 माइक्रो एम्पियर। एक डायोड है जो रूम टेम्परेचर पे रखा गया है और उस समय जो करंट फ्लो हो रहा है 1 माइक्रो एम्पियर हो रहा है। हैज ए फॉरवर्ड बायस वोल्टेज 0.4 वोल्ट, और ये जो फॉरवर्ड बायस्ड में है तो इसका वोल्टेज है 0.4 वोल्ट। फॉर वी एफ इक्वल टू 0.5 वोल्ट द वैल्यू ऑफ द डायोड करंट इन माइक्रो एम्पियर। दोस्तों जब 1 माइक्रो एम्पियर करंट बह रहा है तब इसका जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो 0.4 वोल्ट है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब फॉरवर्ड वोल्टेज 0.5 वोल्ट हो जाएगा तो कितना करंट बहेगा माइक्रो एम्पियर में, बताइए। और जो के टी होता है दोस्तों, जहाँ पे के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी रूम टेम्परेचर है, इसका जो देखिए प्रोडक्ट दिया हुआ है ये 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको आप सीधा यूज कर सकते हैं। के टी एनर्जी का यूनिट देता है बस। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एज वी नो दैट द डायोड इक्वेशन कि डायोड इक्वेशन ये होता है, हम लोग जानते हैं आई इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर वी एफ बाई वी बाई वी टी माइनस 1। तो ये जो ऊपर में आप भी देख रहे हैं ई का पावर 2 भी देख रहे हैं, दरअसल एक जो है वो फॉरवर्ड वोल्टेज वी एफ होता है और नीचे वाला जो थर्मल वोल्टेज वी टी होता है। तो थर्मल वोल्टेज वी टी को ही हम लोग के टी से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो ये वी एफ बाई वी टी है दरअसल। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इसको दोनों सिचुएशन के लिए हम लोग अप्लाई कर लेंगे। एक बार आई वन इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर 0.4 वोल्ट दिया हुआ है फॉरवर्ड वोल्टेज बाय ये के टी वी टी का, या वी टी रिप्लेस बाय के टी, और के टी का वैल्यू दिया है 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। एक आई टू इक्वल टू सेकेंड सिचुएशन को मान लेते हैं। आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू चेंज नहीं होगा, आई नॉट रहेगा क्योंकि डायोड रिप्लेस नहीं हो रहा है। ई टू द पावर 0.5। सेकेंड केस में जो हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज है वो कितना हो रहा है 0.5 वोल्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बाई के टी का वैल्यू 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1। लेट्स से इक्वेशन 2। तो आप डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विल गेट, जैसे आप 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो इधर मिल जाएगा, देखिए आई टू डिवाइडेड बाई आई वन, तो आई टू बाई वन, ये आई नॉट कट जाएगा और ये चीज़ ऊपर चला जाएगा और ये टर्म नीचे आ जाएगा। e to the power 0.5 by 0.025 minus 1 divided by to the power 0.4 by 0.025 minus 1। तो ये हमारे टर्म्स हो गए।
अब I2 हमें निकालना है सेकेंड सिचुएशन में कितना करंट बहेगा, तो I2 इक्वल टू I1 को उठा के इधर ले गए, देख सकते हैं आप, और ये बाकी रेस्ट टर्म वैसे ही रह गया। I1 1 माइक्रो एम्पियर दिया हुआ है, तो उसको भी चलिए रख देते हैं। I1 1 माइक्रो एम्पियर दिया हुआ है, यानी कि 1 इंटू 10 का पावर माइनस 6 एम्पियर। और ये e टू द पावर, इसको सॉल्व कर लिए, ठीक है। ये चूँकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इसको पहले सबसे पहले वोल्ट में कन्वर्ट कर लें, और नीचे वाला भी 0.025 को वोल्ट में कन्वर्ट कर लें। उसके बाद सारा काट छाँट के हमने सॉल्व किया इसको, e टू द पावर 20-1 आया, और नीचे e टू द पावर 16-1। ये जो 0.025 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसमें से इलेक्ट्रॉन वोल्ट को सिर्फ वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 से, ठीक है। तो याद रखें उसको कि मल्टीप्लाई आप श्योर कर लेते हैं। और उसके बाद कैलकुलेटर से e का पावर 20 का वैल्यू निकालिए, उसमें -1 कीजिए और उसको डिवाइड कीजिए फिर e का पावर 16-1 से, तो लगभग 54.59 आएगा। और 1 इंटू 54.9 और ये 10 का पावर -6, तो ये पूरा भी रिजल्ट एम्पियर में है। 10 का पावर -6 को हटाएंगे तो ये माइक्रो एम्पियर बन जाएगा, तो बचेगा 54.59 माइक्रो एम्पियर। तो इस तरह से जो हमारा करंट बहेगा दोस्तों कितना होगा, 54.59 माइक्रो एम्पियर, जब हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज कितना होगा 0.5 वोल्ट। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। आइए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे इस सीक्वेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जैम 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, ए साइन वेव of 5 volt amplitude is applied at the sorry in the circuit shown in the figure. Which of the following waveforms represent the output most closely? 5 वोल्ट का एक साइन वेव जिसका एम्पलीट्यूड है 5 वोल्ट, वो अप्लाई किया गया है इनपुट में, और आउटपुट कह रहा है कि इनमें से कौन सा होगा। ये सर्किट आप देख पा रहे होंगे, इसी में अप्लाई किया गया। आप देखिए कि यहाँ पे इनपुट एक साइनसोइडल इनपुट जिसका एम्पलीट्यूड है ये +5 वोल्ट है, और नीचे इधर -5 वोल्ट है। इसको अप्लाई किया गया है इस सर्किट में, और ये एक रेजिस्टेंस यहाँ 1 किलो ओम, यहाँ एक डायोड लगा हुआ है, पीएन जंक्शन डायोड। 3 वोल्ट यह इंटरनल का वोल्टेज है। और अपने को आउटपुट जो निकलेगा उसका बेस्ट ग्राफ क्या होगा ये मुझे बताना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। जब डायोड हमारा ऑफ होगा ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, आप देख सकते हैं कि ये जो है ये पी टर्मिनल है और ये हमारा एन टर्मिनल है, ठीक है। ये ऊपर वाला पी टर्मिनल है, नीचे वाला एन टर्मिनल है। तो जब डायोड हमारा पॉजिटिव साइकिल में होगा तब पॉजिटिव साइकिल में ये पी टर्मिनल पॉजिटिव होगा तो कंडक्ट करेगा, लेकिन जब हमारा सिग्नल नेगेटिव हाफ साइकिल में होगा तब ये चूँकि पी टर्मिनल रिवर्स वाइज हो जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारा डायोड जो है वो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल क्या करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा। तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल जब ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा तो ये लगभग शॉर्ट सर्किट के रूप में होगा, ठीक है। जब शॉर्ट सर्किट के रूप में होगा तो इस पॉइंट का वोल्टेज और इस पॉइंट का वोल्टेज, मतलब ये डायोड को आप रिप्लेस कर सकते हैं ऑर्डिनरी वायर से। तो ये इस तरह से वायर एक ऑर्डिनरी वायर से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल में ये काम नहीं करेगा। तो इस टर्मिनल का वोल्टेज 3 ही वोल्ट मिलेगा, तो यहाँ पे ये 3 ही वोल्ट, इस पॉइंट का वोल्टेज इस पॉइंट का वोल्टेज सेम होगा 3 वोल्ट, यानी जो हमारा आउटपुट होगा, सॉरी, जब नेगेटिव हाफ साइकिल में ये काम नहीं करेगा तो इसको हटा देना है। यस, इसको हटा देना है। जब इसको आप हटा देंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल में काम नहीं करेगा, तब ये 5 वोल्ट यहाँ पे जो वोल्टेज है वो यहाँ पे ये -5 वोल्ट हमें वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि ये अगर +5 है तो यहाँ पे ये कितना है, -5 है, क्योंकि ये रेसिस्टेंस का पॉजिटिव टर्मिनल होगा वोल्टेज का और ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में हमें जो वोल्टेज मिलेगा जो यहाँ पे वो यहीं पे मिलेगा 5 वोल्ट ही मिलेगा, क्योंकि ये काम नहीं करेगा। लेकिन पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, जब डायोड ऑन होगा तो हमें आउटपुट 3 वोल्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा ऐसा, क्योंकि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल का सिग्नल का यहाँ पे आएगा, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल ये सिग्नल का यहाँ पे आएगा तो ये पी टर्मिनल कंडक्ट करेगा। जब ये कंडक्ट करेगा तो इस पॉइंट का वोल्टेज 3 वोल्ट होगा, तो इस पॉइंट का वोल्टेज 3 वोल्ट होगा। तो इस तरह से हमें आउटपुट कितना मिलेगा, 3 वोल्ट। और जब नेगेटिव हाफ साइकिल जाएगा इनपुट का, ये वाला पोर्शन जब जाएगा तब ये कंडक्ट नहीं करेगा, तो हमें यहाँ पे जो है वही यहाँ पे मिलेगा 5 वोल्ट।
तो अब ग्राफ में आप देखेंगे कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल जा रहा है तब हमें 5 वोल्ट मिल रहा है, गलत है क्योंकि कंडक्ट नहीं करेगा डायोड तो 5 वोल्ट मिलेगा नहीं। सॉरी, यस, पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट कर रहा है तो 3 वोल्ट मिलेगा जो यहाँ पे डायोड का वोल्टेज है, तो ये भी नहीं मिलेगा। ये 3 वोल्ट पॉसिबल है, लेकिन देखिए नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ पे -3 वोल्ट दिखा रहा है जो पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव हाफ साइकिल में -5 वोल्ट मिलना चाहिए। ऑप्शन डी ही सही है, क्योंकि देखिए जब डायोड कंडक्ट कर रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल में तब हमें 3 वोल्ट मिल रहा है ये वाला, और जब ये कंडक्ट नहीं कर रहा है तब हमें ये वाला 5 वोल्ट मिल रहा है, यानी नेगेटिव हाफ साइकिल में हमें देखिए 5 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, ओके। सो ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। AIT कानपुर का क्वेश्चन था। क्लिपर एंड क्लैम्पर सर्किट भी इसको बोलते हैं। आइए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जैम 2015 का है। जैम 2015 का क्वेश्चन है, ए जेनर रेगुलेटर हैज एन इनपुट वोल्टेज in the range 15 volt to 20 volt and a load current in the range 5 to 20 milliampere. If the Zener voltage is 6.8 volt, then the value of series resistor should be। ये देखिए जो यहाँ पे सप्लाई दिया गया उसका रेंज है 15 से 20 वोल्ट और ये जेनर वोल्टेज 6.8 वोल्ट है। साथ में ये जो सीरीज रेसिस्टेंस है इसका वैल्यू हमें निकालना है, और जो करंट है उसका रेंज है, लोड करंट का रेंज 5 से 20 मिली एम्पियर के बीच में। ठीक है, तो हमें RS निकालना है। तो देखिए दोस्तों, सीरीज रेसिस्टर R का जो फार्मूला होता है या फिर RS कह लीजिए, इसका फार्मूला होता है E मिनिमम माइनस E नॉट बाई IZ मिनिमम प्लस IL मैक्सिमम। इसका मतलब है कि जो ये वोल्टेज आप दे रहे हैं उसका मिनिमम वैल्यू, इनिशियल जो वोल्टेज दे रहे हैं तो उसका इनिशियल वैल्यू कितना है, मिनिमम वैल्यू है 15 वोल्ट, तो ये 15 ले लीजिए आप, माइनस ई नॉट का मतलब है जनरल वोल्टेज दोस्तों जो 6.8 वोल्ट दिया हुआ है, तो -6.8। IZ मिनिमम, जेनर से मिनिमम करंट कितना बहेगा, तो इसको याद रखें हमेशा कि जब भी IZ मिनिमम लेना पड़े तो आप 0 लीजिए अगर नहीं दिया है तो, क्योंकि मिनिमम जेनर से 0 करंट बह सकता है, इट इज़ पॉसिबल। सो IZ मिनिमम 0। IL मैक्सिमम यानी कि लोड के थ्रू मैक्सिमम करंट कितना बहेगा, तो लोड से जो करंट बह रहा है उसका रेंज दिया हुआ है मिनिमम 5 माइक्रो मिली एम्पेयर और मैक्सिमम 20 मिली एम्पेयर। तो मैक्सिमम लोड से कितना करंट बह रहा है 20 मिली एम्पेयर, तो ये 20 मिली एम्पेयर। बाय सॉल्विंग इट वन कैन गेट 410 ओम, 410 ओम मिल रहा है। तो आप इससे मैच करेंगे तो जो नियरेस्ट आंसर है आपका वो है 420 ओम होगा। ठीक है, ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं, तो 390 पे नहीं जाना है। 420 जो होगा वो हमारा सबसे नियरेस्ट आंसर को देखना है। तो सबसे जो नियरेस्ट आंसर होगा आपका क्या होगा, वो 420 ओम। कई बार ऐसा अप्रोक्सीमेशन आंसर लगाना पड़ता है TFR में, तो खास करके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेंगे, तो आपको वहाँ पे जेस्ट में भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेंगे, तो आपको ये नियरेस्ट अप्रॉक्सीमेशन वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। ऐसे 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेरिएबल पावर सप्लाई। आप देख रहे हैं एक वेरिएबल पावर सप्लाई लगा हुआ है 5 से 20 वोल्ट के बीच में, आप कुछ भी इसका पोटेंशियल को सेट कर सकते हैं। मिनिमम 5 है, मैक्सिमम 20 है। A variable power supply 5 volt to 20 volt is connected to a Zener diode specified by breakdown voltage 10 volt. See figure. The ratio of the maximum power to minimum across the load is। दोस्तों ये जो लोड है इसके अक्रॉस में मैक्सिमम टू मिनिमम पावर का रेशियो बताना है। ठीक है, और स्पेसिफाइड ब्रेकडाउन वोल्टेज जेनर का 10 वोल्ट यानी जेनर वोल्टेज 10 वोल्ट दिया हुआ है, और ये लोड रेसिस्टेंस 1 किलो ओम दिया हुआ है। सीरीज रेसिस्टेंस 500 ओम दिया हुआ है, जनरल वोल्टेज 10 वोल्ट है और इस सप्लाई है 5 से 20 वोल्ट। तो हमें रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम पावर निकालना है दोस्तों।
ओके, सो जो पावर मैक्सिमम होगा दोस्तों वो कितना होगा, वी एल स्क्वायर, ठीक है। मतलब होता क्या है, वी स्क्वायर बाय आर जो होता है वो पावर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो वी एल मैक्सिमम स्क्वायर बाय एक बार आर एल लोड रेसिस्टेंस, लोड के अक्रॉस का वोल्टेज का स्क्वायर, वो भी मैक्सिमम वैल्यू बाय लोड रेसिस्टेंस, और एक बार वी एल स्क्वायर मिनिमम बाय आर एल, ये दो रेशियो निकाल लेंगे और डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। मतलब आपको शॉर्ट बता दें कि पावर का वैल्यू होता है वी स्क्वायर बाय आर। अभी लोड के अक्रॉस का पावर निकालना है, तो वोल्टेज किसके अक्रॉस का होगा, लोड के अक्रॉस का, डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस लोड के अक्रॉस का। अब हमें मैक्सिमम पावर निकालना है, तो ये वोल्टेज एक बार मैक्सिमम लेना पड़ेगा और एक बार मिनिमम लेना पड़ेगा, तो हो गया, ठीक है ना। वही कर रहे हैं। तो एक बार वी एल मैक्सिमम और वी एल मिनिमम निकाल रहे हैं। देखिए वी एल मिनिमम, लोड के अक्रॉस का जो वोल्टेज है उसका मिनिमम वैल्यू जब हम निकाल रहे हैं तो देखिए कितना आ रहा है। फॉर्मूला होता है ई आई मिनिमम बाय आर प्लस आर एल मल्टीप्लाइड बाय आर एल, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं हम पोटेंशियल डिवाइडर मेथड लगा रहे हैं। ये एक रेसिस्टेंस है, एक दूसरा रेसिस्टेंस है, हमें बीच में कहीं वोल्टेज निकालना है, तो पावर सप्लाई, और ये आर वन प्लस आर टू इंटू आर टू कर रहे हैं हम, ये आर एल है और ये आर है हमारा। तो ई आई मिनिमम बाय आर प्लस आर एल इंटू आर एल, तो ई आई मिनिमम सप्लाई का वेरिएबल सप्लाई है 5 वोल्ट, तो मिनिमम 5 होगा। आर एल 1 किलो ओम है और आर 1 किलो प्लस आर एल आर जो है सीरीज रेसिस्टेंस वो 500 ओम है, यानी 0.5 किलो ओम। 1000 से डिवाइड कर लिए, उसको किलो में कन्वर्ट कर लिए ताकि ऐड आसानी से कर सके। तो इसको सॉल्व करके 3.3 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। यानी कि डायोड अभी ऑफ स्टेट में होगा हमारा। 3.3 वोल्ट आ रहा है हमारा लोड के अक्रॉस का मिनिमम वोल्टेज, और ये चूँकि 10 वोल्ट है तो ये अभी हमारा ऑफ स्टेट में होगा। मैक्सिमम लोड के अक्रॉस का वोल्टेज निकाल रहे हैं, चलिए वी एल मैक्स, तो ई आई मैक्स बाय आर प्लस आर एल इंटू आर एल। अब मैक्सिमम वैल्यू है ई आई सप्लाई, जो वेरिएबल सप्लाई उसका मैक्सिमम वैल्यू 20 वोल्ट है, तो आप उसको 20 वोल्ट रख दीजिए। और ये जो हमारा आर एल है लोड रेसिस्टेंस वो 1 किलो ओम है, साथ में आर प्लस आर एल कीजिएगा तो लगभग 1.5 किलो ओम आएगा। दोस्तों इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको एक मज़ेदार चीज़ मिलेगा कि आ रहा है 13.33 वोल्ट, यानी कि अब डायोड हमारा कितना होगा, ऑन स्टेट में होगा। अच्छा, लोड के अक्रॉस का जो मैक्सिमम वोल्टेज मिल सकता है वो जितना जेनर के अक्रॉस का वोल्टेज है मैक्सिमम 10 वोल्ट ही मिल सकता है, लेकिन आ रहा है 13.33 वोल्ट, लेकिन अलाउड वैल्यू कितना होगा, अलाउड वैल्यू मैक्सिमम 10 वोल्ट ही होगा। अगर 9.9 आता तो उतना पॉसिबल था, लेकिन 10 से ऊपर नहीं जा सकता है, ठीक है। तो 10 वोल्ट ही इसका मैक्सिमम, उससे ऊपर जाने पे जल के उड़ जाएगा, सर्किट ख़त्म हो जाएगा। तो मैक्सिमम वी एल का हम लोग कितना लेंगे, ये नहीं लेंगे, हम लोग 10 वोल्ट लेंगे। इस क्वेश्चन में यही चीज़ चेक करने के लिए सेट किया गया था। बहुत बच्चों ने यही चीज़ मिस्टेक किया होगा कि जो आया सीधा पुट किया और निकाल दिया। यही चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसी को चेक करने के लिए क्वेश्चन सेट किया गया था, ठीक है। कि मैक्सिमम अलाउड कितना होगा, जेनर के डायोड के अक्रॉस ही होगा, यानी 10 वोल्ट होगा आउटपुट वोल्टेज, यानी कि लोड के अक्रॉस का मैक्सिमम वोल्टेज 10 वोल्ट। तो अब अगर इस फार्मूला को आप देखेंगे कि अगर पी मैक्स बाई पी मिनिमम का रेशियो अगर निकालेंगे तो आर जेड कट जाएगा, बचेगा वी मैक्स बाई वी मिन का होल स्क्वायर, ठीक है। वी मैक्स बाई वी मिन का होल स्क्वायर, क्योंकि लोड के अक्रॉस का रेसिस्टेंस कट जाएगा। तो पी मैक्स बाई पी मिन का रेशियो जो होगा मैक्सिमम पावर टू द मिनिमम पावर, वो होगा मैक्सिमम वोल्टेज बाई मिनिमम वोल्टेज का होल स्क्वायर। लोड के अक्रॉस का मिनिमम वोल्टेज कितना निकालें, 3.3, और मैक्सिमम वोल्टेज 10 वोल्ट अलाउड होगा, तो 10/3.3। यहीं पे अगर आप 10.33 ले लेते हैं तो आंसर कुछ और आता, मैच नहीं करता, ठीक है। तो 10 लेना है आपको, नौ की 10.33, नौ की 13.33, आपको 10 लेना है और डिवाइडेड बाय 3.33। मिनिमम वोल्टेज तो इतना ही सकता है। इसका होल स्क्वायर करेंगे डिवाइड करके तो लगभग 9.01 आएगा, और ये जो है हमारा करेक्ट वन ऑप्शन भी है, आंसर सॉरी आंसर भी है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो जैम 2016 का है, और ये क्वेश्चन जो है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से है। क्वेश्चन है द एडिशन ऑफ द टू बाइनरी नंबर, आपको दो बाइनरी नंबर दिया गया, देख सकते हैं आप 1000.01 और 0000
1.11 और इनका एडिशन कितना होगा, ठीक है, इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, मतलब सिंपली ऐड करना है। तो चलिए हम पहला नंबर जैसे हम लोग जोड़ते हैं जनरल नंबर, वैसे हम डेसिमल नंबर जैसे जोड़ते हैं उसी तरह इसको पहले लिख लेते हैं, पहला वाला को फर्स्ट में और सेकंड वाला को नीचे उसका प्लस का साइन दे दिए, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहे हैं दोस्तों, 1 1 होता है 2, ठीक है, 1 1 क्या होता है 2, लेकिन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो 2 का होता है 1 0, क्या होता है 1 0। तो 1 0 का क्या रखेंगे हम लोग, देखिए 0 रखें और हाथ में 1 बच गया, ठीक है, हाथ में बचा 1। अब देखिए अब इस 0 1 को सेकंड वाला इस 0 1 को ऐड करेंगे तो 0 और 1 कितना हो जाएगा 1, और 1 के साथ हाथ में 1 था तो 1 1 2, 2 का मतलब 1 0, तो 1 0 का फिर से हम यहाँ पे 0 रखें, हाथ में बचा फिर से 1, हाथ में फिर से कितना बचा 1 बचा, ठीक है, पॉइंट लगा दिए, पॉइंट लग गया। अब ये 0 1 फिर से कितना हो गया 1 और हाथ में था 1, तो 1 1 फिर से कितना हो गया 2, तो 2 का क्या लिखना है हमको 1 0 लिखना है, तो एक साथ तो दोनों डिजिट लिखेंगे नहीं, तो फिर से हम देखिए 0 लिख दिए ये वाला डिजिट और हाथ में फिर से कितना रह गया 1 रह गया, चलिए हाथ में फिर से रह गया 1। अब ये देखिए 0 0 कितना होगा 0 और हाथ में था 1, तो 0 0 0 और हाथ में 1 तो 1, तो अब इस 1 को देखिए यहाँ पे लिख दिए हम। उसके बाद अब ये 0 0 का कितना होगा 0 ही होगा, और जो लास्ट वाला है वो कितना है 1 0 है, तो 1 0 का 1 होगा, तो 1 का 1 ही, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर आ गया 10.00। तो हमको चूँकि पॉइंट के बाद 0 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है ठीक है, पॉइंट के बाद सिर्फ 0 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, तो हमारा आंसर हो गया 1010, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये दोनों बाइनरी नंबर का एडिशन करने पे जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1010। यहाँ पे 1010 का मतलब ये 2 2 है, मतलब ये लगभग 22 है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, जरूरी नहीं है 22 हो, ये 4 4 डिजिट लेते हैं हम लोग, ऐसा नहीं भी ले सकते हैं, सो नॉट नेसेसरी, लेकिन आपको सिर्फ इसमें इतना याद रखना है कि 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 0 होता है, जब भी 2 लिखना हो तो सिर्फ आप 0 लिखें और हाथ में 1 रखें, ठीक है, ये ध्यान रहे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जेम 2014 में IIT कानपुर से क्वेश्चन पूछा गया था, ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 478, ये एक डेसिमल नंबर, देखिए अगर नंबर के ब्रैकेट में बाहर में अगर 10 लिखा है मतलब वो डेसिमल नंबर है, और अगर 8 लिखा है मतलब वो ऑक्टल नंबर है, ठीक है 18। तो अभी ये 478 एक डेसिमल नंबर है 478, क्योंकि इसका बाहर में 10 बेस दिख रहा है, इसको ऑक्टल नंबर बदलना है जिसका बेस 8 होगा। तो आइए देखते हैं आंसर क्या होगा, आपको बताते चलें कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इस तरह से उसका सीखते हैं आज दोस्तों। जो भी आपको दिया हुआ है ऑक्टल डेसिमल नंबर उसको इस तरह से लिखें और इस तरह से लाइन खींच दें। उसके बाद आपको जिस नंबर में इसको बदलना है, इसे इसको ऑक्टल में बदलना है, मतलब 8 बेस में बदलना है, तो 8 से इसको डिवाइड देना शुरू करें, ठीक है। 8 से आप देखेंगे कि अगर 59 बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं 8 को, तो 8 59 में जो होता है, सॉरी 59 इंटू 8 मल्टीप्लाई, चलिए दोस्तों पहले कर लेते हैं। 8 9 72 का 2 हाथ में 7 8 5 40 और 7 47, 472 होता है, ठीक है 472, और यहाँ पे 78, तो बचा कितना 6, ओके ओके। सो अगर 8 से आप इसको डिवाइड लगाएंगे दोस्तों, तो 8 से डिवाइड लगेंगे तो 8 59 जा हो गया 472, 472, तो 478 में से 472 गया दोस्तों, तो कितना बचा 6 बचा, जो बचा उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर इसको 8 से लगाइए तो 8 5 40, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 7 बार में अगर लगाएंगे दोस्तों तो 8 7 जा कितना हो गया 56, तो रेस्ट 59 में 56 में गया तो कितना हाथ में बचा 3, जो बचा रेस्ट उसको यहाँ पे लिखे, और जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको यहाँ पे नीचे में इस बीच में लिखते जाए, ठीक है, इस लाइन में जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस लाइन में जो रेस्ट बचा, ठीक है। और अब तो कटेगा नहीं, क्योंकि इससे 8 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो 7 और कटेगा नहीं, जब नहीं कटेगा तो रुक जाना है, और तभी नहीं कटेगा जब वो जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उससे नीचे वाला क्वान्टिटी आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, ठीक है तो आप तो कटेगा नहीं, तो यहीं पर रुक जाना है, पॉइंट में नहीं जाना है। तो ये 7 3 6, ये जो आपको रेस्ट दिख रहा है ना बाहर में, यहाँ से शुरू करना है
और ये जो रेस्ट बचा हुआ सब बाहर में दिख रहा था उसको सीक्वेंस में लिखते जाना है। एरो का डायरेक्शन आप देख रहे हैं, इसको याद रखना है। तो आया 7 3 6, तो ये हमारा हो गया उस 478 जो डेसिमल नंबर था उसका ऑक्टल इक्विवेलेंट, यानी कि 736। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि कैसे करना है। आप वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं अच्छा से, कम स्पीड में करके। तो 736 इसका होगा ऑक्टल इक्विवेलेंट, यानी कि 736। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। और अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ही होगा। JAM 2016 का फिर से एक क्वेश्चन है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन है। द सॉल्यूशन ऑफ द बुलियन इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी का होल बार प्लस ए बी का होल बार। ठीक है, तो आपको सबसे पहले डी मॉर्गन्स रूल पता होनी चाहिए। डी मॉर्गन रूल्स बोलता है कि अगर आपके पास a प्लस बी का होल बार है तो इसको आप कैसे ब्रेक करेंगे, a बार इंटू बी बार ब्रेक करेंगे। ये मत समझिए कि a बार प्लस बी बार लिखेंगे, यही तो इसमें खासियत है, a बार इंटू बी बार लिखेंगे। और अगर पूरा ए बी का होल बार है कहीं पे, तो अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स रूल इसको कैसे ब्रेक करेंगे, a बार प्लस बी बार में। समझ पा रहे हैं ना? देखिए, जब इंटू है तब प्लस बीच में लगाते हैं और जब प्लस है तब इंटू लगाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। आइए इसी डी मॉर्गन्स रूल को यूज करते हैं। ओके, सो ए प्लस बी का होल बार है तो इसको डी मॉर्गन्स रूल से क्या ब्रेक कर देंगे, ए बार बी बार। और ए बी का पूरा बार है तो उसको कर देंगे ए बार प्लस बी बार। ठीक है, और बीच में प्लस था। अब देखिए, इस तीनों इक्वेशन में से जो फर्स्ट टू टर्म है, ये जो फर्स्ट दो टर्म आपको दिख रहे हैं, इससे अगर आप ए बार कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 1 प्लस बी बार बचेगा। यहाँ से 1 बच जाएगा और यहाँ से सिर्फ बी बार बच जाएगा, और ये प्लस बी बार अपना साइड में बेचारा चल रहा है। और आपको बताते चले कि 1 प्लस बी बार जो है, या 1 प्लस ए बार जो है, या फिर 1 प्लस ए जो है, या 1 प्लस बी जो है, इसका वैल्यू होता है 1। कितना होता है, 1। तो ये 1 प्लस बी बार का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये 1 अगर हो गया तो बचा क्या, ए बार और ये प्लस बी बार, तो ए बार प्लस बी बार बचा। और डी मॉर्गन रूल्स, अगर ए प्लस ए बार प्लस बी बार है, बीच में अगर प्लस है तो इंटू लग जाएगा, यानी ए बी का पूरा होल बार। क्योंकि आपको डी मॉर्गन रूल बताएं कि अगर ए बी का पूरा होल बार है तो इसको आप कैसे लिखेंगे, ए बार प्लस बी बार लिखेंगे। तो ये ए बार प्लस बी बार को क्या लिखेंगे, ए बी का होल बार। तो वाई जो था बुलियन एक्सप्रेशन, हम देख सकते हैं कि कितना आ रहा है हमारा, ए बी का होल बार आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो गया इस क्वेश्चन का वो कितना हो गया, ए बी का होल बार हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे ये डी भी इसका करेक्ट ऑप्शन है और बी भी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, दोनों करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है, आप देख सकते हैं, लेकिन ये JAM 2014 का है, IIT कानपुर का क्वेश्चन है। 1011 binary input have been applied at x3, x2, x1, x0 input in the shown logic circuit made of JOR gates. The binary output y3, y2, y1, y0 of the circuit will be। दोस्तों आपको सबसे पहले JOR गेट जो है, XOR गेट, इसका आपको लॉजिक गेट मालूम होना चाहिए। इसका लॉजिक गेट, इसका मतलब जो लॉजिक गेट होता है उसका जो ट्रूथ टेबल होता है वो कुछ इस तरह से फॉलो करता है कि ओनली 1 यस देन यस। मतलब अगर आपके पास कोई JOR गेट है, उसमें आप 2 इनपुट डाल रहे हैं, तो 2 इनपुट में से एक ही इनपुट सिर्फ 1 स्टेट में होगा तभी आउटपुट 1 मिलेगा, अदरवाइज जो भी सिचुएशन होगा उसमें आउटपुट 0 मिलेगा। जैसे अगर 1 0 डालें हैं तो एक इनपुट तो 1 है तो आपको 1 मिलेगा आउटपुट, 0 1 डालें तब भी एक इनपुट 1 है, आपको आउटपुट 1 मिलेगा। लेकिन अगर 0 0 डालें तब 0 मिलेगा क्योंकि एक भी इनपुट 1 नहीं है। और अगर आप 1 1 डालें तब भी आपको 0 मिलने वाला है, क्योंकि एक ही इनपुट सिर्फ 1 होना चाहिए तभी आउटपुट 1 मिलेगा। इनपुट अगर दोनों 0 हो गया या दोनों 1 हो गया तब आपको आउटपुट 0 मिलने वाला है।
या अगर एक से ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा इनपुट का ऐसे 1 1 0 तब भी आपको आउटपुट 0 मिलेगा, 1 0 0 तब आउटपुट 1 मिलेगा। ठीक है, मतलब एक इनपुट सिर्फ 1 होना चाहिए, बाकी अदर कुछ भी होना चाहिए तभी आपको आउटपुट 1 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये x3 x2 जो है पहला जोर गेट का इनपुट है, और ये जो फर्स्ट जोर गेट का आउटपुट है उससे देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसको कनेक्ट किया गया है इसके एक इनपुट से जो सेकेंड वाला जोर गेट है, और इसके आउटपुट से जो थर्ड वाला जोर गेट है उसका एक इनपुट को कनेक्ट किया गया है। ओके, सो ये 1 0 1 1 किसका वैल्यू है, x3 x2 x1 0 का वैल्यू है, मतलब x3 का वैल्यू 1 x2 का वैल्यू 0। चलिए हम अपना कलर चेंज कर लेते हैं, पहले ब्लैक कर लेते हैं। ओके, सो x3 x2 x1 0 का वैल्यू देखिए 1 0 1 1 अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, ये सेंड किया जा रहा है। अब देखते हैं कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x3 को जैसे हम लोग 1 देंगे तो x3 जैसे 1 देंगे यहाँ पे 1 आ जाएगा, और x2 0 देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, और इसी x3 को चूँकि 1 दिए तो 1 यहाँ पे भी हमको मिलेगा इस y3 के जगह। ठीक है, तो y3 हमें वैल्यू बताना है y3 y2 y1 और y0 का ना। तो y3 का वैल्यू कितना आ गया, हम लोग चलिए सीक्वेंस में लिखते हैं। y3 का वैल्यू आ गया 1, जो यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं। और चूंकि यहाँ पे 1 और 0 ये जो जॉर गेट है, ये वाला जॉर गेट, इसका वैल्यू देखिए एक 1 आ गया, एक इनपुट आ गया और एक इनपुट 0 आ गया। तो चूंकि एक इनपुट इसका आप देख सकते हैं कि 1 है, इसलिए इसका आउटपुट 1 मिलेगा। ठीक है, तो आउटपुट कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो y2 हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। समझ पा रहे हैं? ओके, y2 1 आ गया। अब यही y1 y2 का जो वैल्यू है उसको यहाँ भी फीडबैक होना है इस जगह पे, जो इसका एक ये दूसरा वाला जो जॉर गेट है उसका आउटपुट इनपुट का काम करेगा। तो यहाँ पे एक 1 आ चुका है, और ये x1 इसका जो दूसरा इनपुट है वो भी कितना है, 1 है। तो दोस्तों 1 1 यानी कि ये जो जॉर गेट है सेकेंड वाला, इसका दोनों इनपुट 1 1 हो गया। तो दोनों इनपुट 1 हो गया, तो इसका आउटपुट कितना मिलेगा दोस्तों, 0 मिलेगा, क्योंकि हम आपको बोल रहे हैं ओनली 1 यस देन यस अदरवाइज नो। तो इसका दोनों इनपुट चूँकि 1 1 है तो इसका आउटपुट 0 होगा। तो हमें जो नेक्स्ट मिला कितना मिला, 1 1 के बाद 0 मिला, ये वाला 0 मिला, ये 1 मिला था, ये 1 मिला था और ये 0 मिल गया। ठीक है, अब ये y0 देखना है कितना मिलेगा। तो चूँकि यहाँ पे हमको क्या मिल चुका है, 0 मिल चुका है, तो ये 0 जो है ये फीडबैक होकर यहाँ भी पहुँच गया, तो यहाँ पे ये 0 पहुँच गया और यहाँ पे ऑलरेडी 1 है। तो 0 और 1 यानी कि इस जोर गेट का एक इनपुट तो 1 है, सिर्फ एक ही इनपुट 1 है ना, तो इसलिए इसका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये 1 था, फिर 1 1 0 1, तो हमारा देखिए y3 y2 y1 और y0 का वैल्यू कितना आ गया, 1 1 0 1। तो अब ऑप्शन मैच करेंगे तो आप ऑप्शन ए में देख सकते हैं कि हमारा सेम ऑप्शन है 1 1 0 1। तो इस क्वेश्चन में जो की पॉइंट था याद रखने वाला वो यही था कि जोर गेट का आपको बुलियन जो उसका ट्रिक है कि वो किस लॉजिक पे काम करता है, उसका लॉजिक यही है कि सिर्फ इनपुट एक ही यस होगा तब आउटपुट यस मिलेगा। मतलब अगर एक ही इनपुट सिर्फ 1 होगा तब आउटपुट आपको 1 मिलेगा, अदरवाइज 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये उसका लॉजिक था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जैम 2012 का है। क्वेश्चन है द बुलियन एक्सप्रेशन p प्लस p बार q where p and q are the inputs to a circuit represents the following logic gate. The Boolean expression p plus p bar q where p and q are the inputs to a circuit represents the following logic gate. ये जो है, ये जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है पूछ रहा है कि ये कौन सा लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो लेट्स सी। ओके, सो y इक्वल टू p प्लस p बार q दिया हुआ है, तो हम लोग अपने से 1 प्लस q लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए दिया क्या हुआ है p प्लस p बार q दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा p के साथ अगर इंटू यहाँ पे 1 हो तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, और 1 का मतलब होता है हम लोग 1 को क्या 1 प्लस q लिख सकते हैं। हाँ, क्योंकि 1 प्लस a 1 प्लस b 1 प्लस q 1 प्लस c सब सारा का वैल्यू 1 होता है।
तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने के लिए 1 प्लस क्यू लिख लिए अपने से, क्योंकि कुछ नहीं तो 1 है और 1 का वैल्यू 1 प्लस क्यू होता है। तो ये देखिए P के बाद अपने से हम लोग 1 प्लस क्यू लिख रहे हैं, ऐसा लिख सकते हैं 1 का वैल्यू, और ये साथ में प्लस P बार क्यू है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इस P को मल्टीप्लाई करेंगे तो P इंटू 1 P हो जाएगा और P इंटू क्यू P क्यू हो जाएगा, और ये लास्ट में P बार क्यू टर्म हमारा एक ऑलरेडी है। अब इस तीनों टर्म में आप ध्यान से देखेंगे तो आप सेकेंड दो टर्म को देखिए, इस दो टर्म में से आप क्यू कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो इस दो टर्म में से जब आप क्यू कॉमन लेंगे तो बचेगा P प्लस P बार, और दोस्तों A प्लस A बार या P प्लस P बार का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। ये सब बुलियन अलजेब्रा है, तो इसका वैल्यू 1 हो गया, बचा P प्लस क्यू। तो y इक्वल टू सिर्फ क्या बचा दोस्तों, P प्लस क्यू बचा। P प्लस क्यू बचा, चूँकि P और Q दो इनपुट था किसी लॉजिक गेट का, और इसका बुलियन अलजेब्रा आ रहा है P प्लस क्यू, मतलब ये कौन सा लॉजिक गेट होगा, और लॉजिक गेट होगा, क्योंकि और लॉजिक गेट का बुलियन अलजेब्रा होता है P प्लस क्यू, ठीक है। और P इंटू क्यू अगर आता तो वो हो जाता है एंड गेट का, ठीक है। इसका पूरा बार आ जाता है तो वो हो जाता है नैंड गेट का। समझ पा रहे हैं ना? ओके, सो आशा करता हूँ, नॉट गेट तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें एक ही इनपुट होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।